अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर हम यूनिसेलुलर एनिमल से लेके मल्टी सेलुलर एनिमल्स तक का रेस्पिरेशन देखेंगे। यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर हम अमीबा का रेस्पिरेशन देखेंगे। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर सिस्टम है और यूनिसेलुलर सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोमिनेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। वहाँ पर जो भी प्रोसेस होना है वो केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होना है। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और सूडोपोडिया फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर जो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगी। डिफ्यूजन प्रोसेस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को हम कहते हैं। यहाँ पर जो सी वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू हियर, ये जैसे मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल बना दिए हैं, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव कर जाता है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अमीबा के अंदर जो मेन प्रोसेस है गैसेस एक्शन में दैट इज द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। अब हम डिस्कस करते हैं अर्थवॉर्म के अंदर। अर्थवॉर्म को अगर आपने देखा हो तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि म्यूकसरी या स्लीपरी होती है, क्योंकि उसकी स्किन के अंदर कंटिन्यू म्यूकस सिक्रीट होता रहता है और उसकी स्किन के अंदर म्यूकस सिक्रीट होता रहेगा, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है वो उसमें डिसॉल्व होती रहती है। तो अर्थवॉर्म के अंदर मेनली किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू। अर्थवॉर्म की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करेगी और ये जैसे अगर मैं म्यूकस लेयर बना दूं, इस म्यूकस के थ्रू ये जितनी भी ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये यहां पर ये ऑक्सीजन मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये ऑक्सीजन इस म्यूकस मेम्ब्रेन से होती हुई इसकी सेल तक पहुंच जाती है। तो अर्थवॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू किया जाता है और स्किन कंटिन्यूअसली मॉइस्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन इन फिश। फिश के अंदर रेस्पिरेशन मेनली गिल्स के थ्रू होता है। उसके अंदर कोई भी लंग्स जैसा प्रोमिनेंट सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पर गिल्स अगर हम देखें फिश को तो हमें गिल्स दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि गिल्स एक अपर्चर या मेम्ब्रेन के नॉट अपर्चर मेम्ब्रेन के थ्रू ढके हुए रहते हैं। इसको अपन बनाना चाहें तो इस तरह से ये यहाँ पर ये सेल्स, ये मैंने गिल्स बना दिया है। एक्चुअली गिल्स इस तरह से, जैसे सपोज हम ईयर के पीछे कुछ लगा दें तो वो हमें दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसको ईयर की मेम्ब्रेन ढक लेगी। तो ऐसे ही गिल्स को मेम्ब्रेन जो है ओवरकम करे रहती है, तो वो हमें गिल्स प्रॉपरली दिखते नहीं हैं। अब बेसिक कंसेप्ट क्या होता है फिश के अंदर? माउथ के थ्रू ऑक्सीजन ली जाती है, माउथ के थ्रू वाटर लिया जाता है। ये वाटर अंदर गया, इस वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, पानी के अंदर घुले हुए ऑक्सीजन, और यहाँ पर जब इस वाटर को माउथ से लिया जाता है और गिल्स के अपर्चर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ये यहाँ इसका आउटलेट होता है।
यहाँ से वाटर बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि गिल्स के आसपास बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स रहती हैं, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ब्लड वेसल्स रहती हैं। तो यहाँ पर जब ये वाटर एंटर कर रहा होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इस ब्लड वेसल को दे दी जाएगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर को दे दी जाएगी। तो ये यहाँ पर ये मैं इसको ऐसे बना देती हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उस ड्यूरेशन में ब्लड से कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, वाटर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन उसी ड्यूरेशन में वाटर की ऑक्सीजन ब्लड वेसल तक ट्रांसफर कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन पे भी ह्यूमन बॉडी मूव पे जाती है, लेकिन उसके अंदर लैक्टिक एसिड जनरेशन होता है, लेकिन उसके अंदर एक क्रिटिकल कंडीशन होती है जब हम एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेते हैं, और वो कंडीशन रेयर आती है, लेकिन बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन पे हमारी बॉडी वर्कआउट करती है। अब हम बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है, उसके लिए क्या क्या सिस्टम मौजूद हैं, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर स्टार्टिंग होती है नोज से। नोज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जिनके थ्रू हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी गैस लेते हैं और गैस बाहर रिलीज आउट करते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स को दो नेजल कैविटीज के अंदर एंटर करते हैं, और दोनों नेजल कैविटीज जो अंदर कैविटी है, जैसे ये दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं और यहाँ पर अंदर जो नेजल कैविटी गई है उनको एक बोनी सेप्टम आप देखते हैं वो सेपरेट करता है। बोनी सेप्टम से पहले हमारी नोज का जो टिप है वो बोनी नहीं होता, यानी कि वो टफ पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कार्टिलेज का बना होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू अपर पार्ट। आप टच करके देखेंगे तो जो अपर पार्ट है वो टफ है, लेकिन जो टिप है वो फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो कार्टिलेज की बनी हुई है। अब यहाँ पर जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हमें स्मेल डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। अगर हम नोज का स्ट्रक्चर बताएं तो ये हमारा नेजल कैविटी से ये ओपन होती है अपने फेरिंग्स वाले रीजन में। फेरिंग्स से ये ओपन होती है ट्रैकिया वाले रीजन में, जिसे विंड पाइप भी हम बोलते हैं। फेरिंग्स ट्रैकिया में एक अपर्चर के थ्रू ओपन होती है, जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। फेरिंग्स ट्रैकिया में जिस अपर्चर के थ्रू एंटर करती है, जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस को एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कवर अप करके रखता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। फेरिंग्स और ट्रैकिया के पहले एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स। और लैरिंग्स इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स मसल्स की बनी हुई मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कि बहुत स्ट्रेच्ड वे में या खिंचे हुए तरीके से बंधी हुई रहती हैं।
लैरिंग्स के अंदर पूरी मसल्स इस तरह से खिंची हुई, जैसे आप पतला धागा बांध दें या पतला तार बांध दें, इस तरह से मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रिप्ड वे में प्रेजेंट होती हैं। अब उससे फायदा क्या होता है, जब हम एयर लेते हैं और उन मसल्स के फाइबर से या स्ट्रिंग से टकराते हैं तो साउंड जनरेशन का काम होता है। तो ये जो लैरिंग्स है ये साउंड जनरेशन का काम करते हैं, इसीलिए हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है। और उस वॉइस को वर्ड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, हमारी टंग का होता है। जितना भी नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली वो हेयर फिल्टर का काम करते हैं, यानी जो एयर हम ले रहे हैं उसको छानने का काम करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहीं रह जाएं। लेकिन पूरी तरीके से इतनी भी बड़ी छन्नी नहीं होती है, एक प्राइमरी फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। इसके अलावा नोज वाले रीजन में, यानी नेजल कैविटी वाले रीजन में म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहीं चिपक के रह जाते हैं। यानी कि हम जो एयर ले रहे हैं उसको अलग अलग लेवल पे प्यूरिफाई करने का काम किया जाता है। जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में म्यूकस फिल्ड जो है पूरा सिस्टम है। म्यूकस कंटिन्यूसली डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम करती रहती है। फेरिंक्स ग्लॉटिस के थ्रू ट्रैकिया में ओपन होता है, ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस ढके हुए रहता है। फेरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में एक वॉइस बॉक्स स्ट्रक्चर है जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं। उसके अंदर मसल्स पूरा स्ट्रिंग या तार के जैसे बंधा हुआ है जो कि वॉइस जनरेशन का काम करता है। कभी इसे हम देखते हैं कि मेनली मेल्स के अंदर ये वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल प्रोमिनेंटली यहाँ प्रेजेंट होता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में टेटुआ भी बोला जाता है। ये अगर आपने मेल्स को या लड़कों को देखा हो तो यहाँ पर उनका एक थोड़ा सा प्रोट्रूडेड फॉर्म में निकला हुआ रहता है, और वो इसी वजह से उनका जो वॉइस है वो थोड़ा सा हैवी होता है। इसके अलावा ये बॉयज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली क्यों प्रेजेंट है, ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पर लिखते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स मोर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है मेल बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया पर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये मैंने इससे बनाया है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया को चिपकने से रोकती हैं। जब भी हम गैस ले रहे हैं, गैस रिलीज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो ट्रैकिया की मेम्ब्रेन है वो जब कंस्ट्रिक्ट होती है तो वो चिपक जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो हाईली फिल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस बहुत ज़्यादा चिपचिपा या स्टिकी सब्सटेंस होता है। अगर इसकी मेम्ब्रेन चिपक के रह गई तो इसको वापस से कैसे ठीक किया जाएगा, तो ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी पाथ ही ब्लॉक कर देगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कार्टिलेजिनस की रिंग्स बना दी जाती हैं कि जब भी ये चिपकना चाहती हैं वो कार्टिलेजिनस की रिंग इसको वापस से उसी शेप में लेके आ जाती हैं। ट्रैकिया के बाद यहाँ पर विंड पाइप दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई यहाँ पर लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में और राइट ब्रोंकाई राइट लंग में ओपन होती है। यहाँ पर दिस इज द, देखिए अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इस डायग्राम को ऐसे खड़े हो जाइए। ये वाला साइड आपका लेफ्ट साइड आता है, दैट मीन्स कि ये आपका लेफ्ट ब्रोंकाई है, और ये आपकी राइट ब्रोंकाई है। अब राइट ब्रोंकाई राइट लंग में ओपन होती है
और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में ओपन होती है। ये हमारा, इसको थोड़ा सा दोनों लंग्स, जिसे हम दोनों लंग्स को दो मेम्ब्रेन्स घेरे हुए रहती हैं, सराउंडेड रहती हैं, जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। ये राइट ब्रोंकाई में थोड़ा सा यहां लिख देती हूं, राइट ब्रोंकाई। दोनों लंग्स को दो मेम्ब्रेन्स सराउंड करके रखते हैं, जिन्हें हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। ये जैसे मैंने ये बना दिया, यहां पर इसे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इसे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है, दिस इज नोन एज द प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी, और इस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। समझ में आ रहा है? अब यहां पर दोनों लंग्स के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। दोनों लंग्स को सराउंड करता हुआ हमारा रिब केज प्रेजेंट होता है, जिसे हम इस तरह से, ये रिब केज है हमारा, अगर मैं इस तरह से बता दूं, और रिब्स और हमारे लंग्स की जो मसल्स हैं, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, उसको, यानी रिब केज और हमारा लंग्स की मेम्ब्रेन कोस्टल मसल्स के थ्रू जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये आपकी क्या है? कोस्टल मसल्स। कोस्टल मसल्स। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। नोज, फेरिंग्स, यहां पर ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, जो कि मेल बॉडी के अंदर मोर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। यहां पर फेरिंग्स ओपन होगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है ये सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स के थ्रू सराउंडेड रहता है। उसके बाद ट्रैकिया बाइफर्केट हो जाता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई ओपन इट्स द रिस्पेक्टिव लंग। अब यहां पर लंग्स को दो मेम्ब्रेन सराउंड करके रखती है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसके अलावा यहां पर नीचे डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। यहां पर एक बात गौर करने लायक है कि जो ब्रोंकाइज हैं ये अंदर जाके बाइफर्केट होती हैं, इनके अंदर स्प्लिटिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये लंग्स की बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट एल्वुलर सैक के अंदर ओपन होती हैं। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हम देख लेते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई। सबसे पहले जो डिवाइडेशन होता है वो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। अगर मैं इसको यहां बनाऊं तो प्राइमरी ब्रोंकाई बाइफर्केट होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शरी ब्रोंकाई आता है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर फिर बाइफर्केशन, ये टर्शरी ब्रोंकाई,
टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर आपका ब्रोंकियोल्स, या इसे हम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स भी कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाई भी कहते हैं। एंड ब्रोंकियोल्स ओपन होते हैं एल्वियोलर डक्ट्स में। टर्शरी अब और पतली एल्वियोलर डक्ट्स में ओपन होंगे और एल्वियोलर डक्ट्स एल्वियोलर सैक के अंदर ओपन हो जाते हैं। एल्वियोलर डक्ट्स ओपन कहां होते हैं? एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक लंग की स्मॉलेस्ट यूनिट है और इस तरीके से लंग्स को छोटे छोटे सैक पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए लंग्स को कंटिन्यूअसली डिवाइड कर दिया जाता है और उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है एल्वियोलर सैक। अब यहां पर कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो गैस ली जाती है वो गैसेस यहां पर नेजल कैविटी के थ्रू अंदर आती है। नेजल कैविटी के थ्रू जब अंदर आएगी तो बोनी कैविटी, जो यहां पर बोनी सेप्टम है, उससे टकराती है, जिसकी वजह से जो आउटर गैस है उसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टेम्परेचर होता है। अब यहां पर जितना भी गैस है वो अंदर आती कैसे है ये हमें देखना है। इसके लिए जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। अगर सपोज दैट बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो गैसियस बाहर की तरफ आएंगी हमारे इंटरनल बॉडी से। अगर गैसियस प्रेशर अंदर कम है तो ऑटोमेटिकली गैसेस अंदर की तरफ आएंगी। तो गैसेस को अंदर लाने के लिए, यानी कि गैसेस को अंदर लाने के लिए या इनहेल करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है। इनहेल करने के लिए लंग्स के वॉल्यूम को कैसे बढ़ाया जाता है? वो सबसे पहले डायफ्राम, यहाँ देखिए डायफ्राम, वो जो डोम शेप है वो फ्लैट हो जाता है। उस फ्लैट होने से जो इतना रीजन है वो खाली हो जाएगा। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इनहेलेशन के बारे में। इनहेलेशन के अंदर हम गैसेस एक्सचेंज कर, हमारा गैस अंदर ले रहे हैं और गैस अंदर लेने के लिए हमें प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम करना पड़ेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा कि गैस को इनहेल करने के लिए हमें गैसियस प्रेशर बाहर के कंपैरिजन में कम करना पड़ेगा और प्रेशर कम करने के लिए हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएंगे? डायफ्राम को हम जो डोम शेप है उसको फ्लैट कर देंगे। उसको फ्लैट करने की वजह से इतना स्पेस हमें मिल जाएगा, इतना एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिल जाएगा। अब यहां पर जो रिब्स की मसल्स हैं, कोस्टल मसल्स, जो हमने कहा था कोस्टल मसल्स, वो उन प्लूरल मेम्ब्रेन को पकड़ के एक्सटेंड करेंगी, खींचेंगी। तो जो लंग्स पहले इतना था अब वो इतना हो जाएगा। और वो फैल क्यों पाएगा? क्योंकि उसको इतना एक्स्ट्रा स्पेस मिल भी रहा है। समझ में आ रहा है? उसको इतना एक्स्ट्रा स्पेस मिल भी रहा है। तो वो जैसे ही एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा वो फैलेगा कोस्टल मसल्स की हेल्प से, और बाहर के कंपैरिजन में गैसेस प्रेशर अंदर क्या होगा? कम हो जाएगा। अंदर डाउन हो गया तो गैसेस इनहेल कर दी जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो इनहेलेशन प्रोसेस में सबसे पहले डायफ्राम जो डोम शेप था वो फ्लैट हुआ। डायफ्राम डोम शेप जो फ्लैट हुआ और कोस्टल मसल्स ने लंग्स जो इतना था उसको पकड़ के फैलाया। उसकी वजह से बाहर के कंपैरिजन में अंदर प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। अंदर प्रेशर कम हुआ तो गैसेस नेजल कैविटी के थ्रू अंदर आ गई। अब यहां पर हमको एक्सहेलेशन करना है, लेकिन इनहेलेशन को इतना ध्यान रखिए कि इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मीन्स कि इसमें एनर्जी यूज होती है।
एनर्जी यूज कैसे हुई? हमने डायफ्राम पे काम किया, हमने मसल्स ने लंग्स की मेम्ब्रेन पे काम किया, तो वो क्या हो गया? एक एक्टिव प्रोसेस बन गया क्योंकि उसमें एनर्जी कंज्यूम हुई। अब हम बात करते हैं एक्सेलेशन की। एक्सेलेशन के अंदर एक्सेलेशन मतलब कि अब गैसेस का बाहर निकलना। जो गैसेस अंदर आई हैं, अब जो गैसेस अब बाहर जानी है उनका क्या प्रोसीजर रहेगा? डायफ्राम को जो अब फ्लैट हो गया था, अब उसको डोम शेप कर दिया जाएगा, वापस से बिल्कुल डोम शेप कर दिया जाएगा, यानी कि उसको अपनी प्रॉपर जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। यहां पर जो लंग्स हैं, जो मसल्स उनको पकड़ के खींच रही थी, ये देखिए डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था वो डोम शेप हो गया। यहां पर जो मसल्स बड़ा था, जिन्होंने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाया था, उन्होंने वापस से उसको छोड़ दिया तो वो अपने प्रॉपर शेप में आ गया। प्रॉपर शेप में आ गया तो जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो गैस का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। गैस का प्रेशर बढ़ गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, तो गैसेस बाहर निकल जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो एक बार मैं आपको यहां पर एक्सेलेशन और इनहेलेशन में जो प्रोसेस यूज हुए हैं वो, या जो स्टेप्स यूज हुई हैं, वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इनहेलेशन के अंदर क्या क्या हुआ है? इनहेलेशन के अंदर डायफ्राम डोम शेप, लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड, ये साइन आपका बढ़ने वाला साइन है, इंक्रीज्ड ड्यू टू कोस्टल मसल्स, तो यहां पर इनहेलेशन हो गया। अब जो एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन के अंदर, एक्सेलेशन में यहां पर डायफ्राम प्रॉपर शेप और डायफ्राम फ्लैट शेप, यहां पर इनहेलेशन में अपन ने गलत, डायफ्राम फ्लैट शेप, डायफ्राम डोम शेप, लंग्स ये कोस्टल मसल्स रिलैक्स, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड या नॉर्मलाइज, इसको अपन बोल देंगे, डिक्रीज नहीं हुआ था, नॉर्मलाइज्ड। सो गैसियस प्रेशर इंक्रीज as compared to atmospheric pressure. So exhalation takes place. समझ में आ रहा है? अब यहां पर ये एक्सेलेशन और इनहेलेशन दोनों मिला के हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों को आप इंक्लूड करेंगे, लेकिन अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर जो गैसेस अंदर आई हैं उनका बेसिकली क्या गैसियस एक्सचेंज होता है अंदर के साइड पे, वो हम देखते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये लंग्स बना हुआ है, लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद आपका ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर डक्ट्स। यहाँ पर जो एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं इनके आसपास गैसी जो है बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट होंगी, उसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट टू ब्लड वेसल्स। तो यहां पर
जो एल्वुलर डक्ट आई हैं उनमें से वो गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। जितना भी ये, जैसे मैं यहाँ पर आपको एल्वुलर डक्ट एक एनलार्ज फॉर्म में बना के बताऊं, तो यहाँ एल्वुलर डक्ट के आसपास बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इन एल्वुलर डक्ट में जो गैस आई है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये जो ब्लड पूरी बॉडी से लेके आए हैं जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो ये ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी जाती है ब्लड वेसल्स को। लेकिन ये जो ब्लड है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है इस एल्वुलर डक्ट को। समझ में आ रहा है? तो इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या किया? इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर जो एल्वुलर डक्ट हैं वो एल्वुलर डक्ट ब्लड वेसल्स में डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? कम है। और जो एल्वुलर डक्ट में जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी गई है। अब यहाँ पर ब्लड के अंदर जो CO2 ज़्यादा है वो दे दी जाती है वापस से किसको? एल्वुलर डक्ट को, और वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन देखा है। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब कि जो सेल के अंदर चल रहा, जो हमारा लंग्स के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पर लंग्स उसको गैसेस एक्सचेंज करता है, ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन देता है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर हम एक पॉइंट देख लेते हैं कि गैसेस का अमाउंट कितना होता है। जो इनहेल एयर है, अब हमारे पास 2 एयर्स आ चुकी हैं कंपैरेटिव के लिए। जो इनहेल्ड एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट 21% होता है। तो हमने कहा जो इनहेल्ड एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट जो है ज़्यादा होता है। CO2 का अमाउंट करीबन 0.2 या 0.3% होता है, ठीक है। और जो एक्सहेल्ड एयर है, एक्सहेल्ड एयर यानी कि जो एयर बाहर निकाली गई है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट करीबन 16.4% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट करीबन 4.2% होता है। तो यहाँ पर लगभग हम ये देख रहे हैं कि जो एयर अंदर आ रही है उसके अंदर ज़्यादा है और जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है उसके अंदर ऑक्सीजन कम है। तो वो जो डिफरेंस आया है वो ऑक्सीजन कहाँ चली गई है? ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रू ड डिफ्यूजन। यहाँ पर CO2 कम थी और अब निकलने वाली एयर में CO2 ज़्यादा है क्योंकि वो ब्लड वेसल से एल्वुलर डक्ट्स में ट्रांसफर कर दी गई है और वहाँ पर उस एयर में CO2 बढ़ गई है क्योंकि वो एयर कहाँ से आई है? एक्सहेल्ड जो है आपके जो ब्लड वेसल्स में जो एक्स्ट्रा CO2 थी उससे आई है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।